नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, लेकिन कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी नहीं है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों, तो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कर्मचारियों की सौगात पर सियासत, 8% बढ़ा महंगाई भत्ता, कमलनाथ ने उठाए सवाल, 16% बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए 8% महंगाई भत्ता बढ़ाना भले अच्छी खबर हो, लेकिन उपचुनाव के माहौल में कांग्रेस के लिए खुशखबरी नहीं है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के ऐलान पर ही सवाल उठा दिया है। क्या सवाल है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए शिवराज का ऐलान। प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कहने वाले इसे दिवाली की सौगात भी मान रहे हैं, तो इसे उपचुनाव से ही जोड़ने वालों की कमी नहीं है। वैसे कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का स्वागत किया है। हमारे कर्मचारी हितैषी सरकार और सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी समय से हमारी ये मांग थी, और बाकी दीपावली पे उन्होंने कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है उसके लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ हृदय से उनका धन्यवाद है, आभारी है उनका। अब बात उस सवाल की जिससे कांग्रेस उठा रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज के फैसले पर कई ट्वीट किए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्र के कर्मचारियों को अभी 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को अभी मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि 20 जुलाई 2021 को भी सीएम शिवराज को पत्र लिखकर इस असमानता को दूर करने की मांग की थी। दावा यह भी किया गया कि कमलनाथ के कार्यकाल में 5% डीए बढ़ाया गया था, जिसे मौजूदा सरकार ने रोके रखा। खैर, सच क्या है ये तो पड़ताल पर ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर सच है कि अभी मध्य प्रदेश की फिजा चुनावी है। बीजेपी अगर कर्मचारियों को खुश करना चाहती है तो कांग्रेस भी कुछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव प्रचार के अब चंद दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए हैं। लेकिन माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहकर लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस की कोई रणनीति है, या फिर दिग्विजय खुद सामने नहीं आना चाहते? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हर मुद्दे पर मुखर और अपने ही अंदाज में सियासत करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सीएम यानी दिग्विजय सिंह चुनावी प्रचार से गायब हैं। वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर अब तक नहीं दिखे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह कहां हैं? तो हम आपको बताते चले कि दिग्गी राजा जमकर पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन मंच पर सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से। माना जा रहा है कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी चाहती है कि दिग्गी राजा पर्दे के पीछे से काम संभालें, ताकि बीजेपी को हमला बोलने का कोई मौका ना मिले। दिग्विजय सिंह जी लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको जो दायित्व मिला है वो कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना दायित्व है। लेकिन यह कोई यदि बात करें नाराजगी वाली, तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं। हमारे तो जितने स्टार प्रचारक की सूची में नाम है सभी आपको मैदान में दिखेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जरूर नजर नहीं आ रहे। बात करें तो सिंधिया जी नजर नहीं आ रहे, बात करें तो नरोत्तम मिश्रा नजर नहीं आ रहे, बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय एक बड़वा में रोड शो के बाद नजर नहीं आ रहे हैं, जो खंडवा से टिकट मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जरूर नदारत हैं। उसको लेकर भाजपा से सवाल उठने चाहिए कि क्यों उनके स्टार प्रचारक मैदान में नहीं जा रहे हैं। क्या हार का डर है या अंतर्गला गुटबाजी, क्या कारण है, उनको बताना चाहिए। इधर बीजेपी ने उपचुनाव में अपने सभी दिग्गज नेता दिन रात प्रचार में लगा रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय तक प्रचार में उतरे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से कमलनाथ अकेले ही मोर्चा संभाले हैं। ऐसे में बीजेपी को इंतजार है कि कब दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार में उतरें
और कब उन्हें निशाने पर लिया जाए। सुना है दिग्विजय सिंह जी आएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे या हराएंगे ये तो आप जान जाएंगे। हम इंतजार में हैं कि श्रीमान जी आइए, श्रीमान कांग्रेस के बंटाढार आइए, स्वागत है। बैठक करने आए, प्रचार में आए या जैसे भी आए, आओ तो सही, जरा दो बातें हो जाएं जनता के सामने। दरअसल इस बार के उपचुनाव में कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह सामने आते हैं तो एक बार फिर जनता को दिग्विजय सिंह का शासनकाल याद दिला सकती है। कांग्रेस इस बात को समझती है और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहकर ही चुनावी जमावट कर रहे हैं। भोपाल से बंसल न्यूज के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट। उधर जोबट सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। क्योंकि ये सीट कांग्रेस की थी तो इसे दोबारा जीतना साख का सवाल बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस का गढ़ होने की वजह से इसे जीतना बीजेपी के लिए भी चुनौती है। हालांकि दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें सिंधिया की एंट्री भी होने जा रही है। जोबट में जंग जोरदार, सिंधिया भी करेंगे प्रचार, बीजेपी में जीत की जिद, कांग्रेस बचा पाएगी गढ़। उपचुनाव के प्रचार में कमलनाथ शिवराज के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अब एंट्री होने वाली है। 25 और 26 को उनका दौरा है, जिसमें खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट मांगते नजर आएंगे। वैसे इस बार कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले जोबट पर भी बीजेपी का जोर ज्यादा दिख रहा है। ताकत पूरी झोंक दी गई है। बीजेपी ने 3 मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और गोविंद सिंह राजपूत को यहां खास जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं 19 अक्टूबर को आदिवासियों को लुभाने के लिए इस विधानसभा में सीएम रात्रि विश्राम कर चुके हैं। पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह मैं मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, भरपूर मेरे को सहयोग मिल रहा है हमारे जनता, आदिवासी भाई बहनों और हमारे सामान्य सभी वर्ग के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने सुलोचना रावत जी की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया है। हमको उन लोगों में से थोड़ी ही क्या कि फसल बोएगा कौन और फसल काटेगा कौन। मैं तो लगातार 15 दिन से यहाँ पर हूँ। सारे वे लोग जो उम्मीदवारी की दौड़ में थे आज सुलोचना जी के लिए दौड़ रहे हैं। कांग्रेस भी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वैसे ये सीट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद ही खाली हुई है। ऐसे में कांग्रेस को सहानुभूति वोट भी मिलने की उम्मीद है और कोर वोटर के साथ होने का आत्मविश्वास भी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, महंगाई के साथ जो यहाँ पे 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, तो उस मुद्दे को लेकर जा रहा हूँ। 1.5 साल के कार्यकाल में कलावती बहन ने जो जोबट का विकास किया है, चाहे रोड, चाहे बिजली, चाहे पानी का जो विकास किया है जोबट क्षेत्र का, तो उसका बिल्कुल हमें आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए खंडवा लोकसभा सीट जीतना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जोबट विधानसभा भी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जोबट की जीत दमोह हार का बदला भी हो सकती है, लेकिन राह आसान नहीं है। जैस जैसे संगठन कांग्रेस के पाले में है और इस इलाके में बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। चाहे झाबुआ उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया की जीत की बात करें या जोबट में कांतिलाल भूरिया की पिछली जीत की, सब कांग्रेस की मजबूती की ओर इशारा करते हैं। वैसे इस बार क्या होगा, क्या तस्वीर बदल सकती है, कई सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, जोबट। उपचुनाव के प्रचार में जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से बयानों की बमबारी हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव में जुबानी जंग तेज, कांग्रेस के बयानों पर झपटी बीजेपी, नाथ को शिव का करारा जवाब, मुद्दों पर फिर बीजेपी भारी। सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है। चुनाव इसलिए नहीं होता कि डुकरा और डुकरिया की बात करो।
एक तो है एक्टर और दूसरे हैं डायरेक्टर। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जुबानी घमासान अपने चरम पर है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुद्दों को झपटने में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। एक दिन पहले पंधाना की रैली में अरुण यादव महंगाई के मुद्दे पर भाषण दे रहे थे, लेकिन वे महंगाई की तुलना करने के चक्कर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर बयानबाजी कर गए। इसे लेकर अब पूरी बीजेपी कांग्रेस पर फिल पड़ी है। डीजल का भाव 65 रुपया था और तेल 80 रुपए किलो में हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंधाना से ले जाता था जब महंगाई डायल खा जाते। हाँ भैया अब बतेरो धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई। अब 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात डोगरी नहीं गया। अब हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। बताइए, स्मृति ईरानी जी को याद कर रहे थे, हेमा मालिनी जी को याद कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी के बारे में जो बोल रहे थे, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने अमेठी में तुम्हारे नेता राहुल गांधी को धूल चटाई है। और उनके बारे में कुछ भी बोले। अरे प्रख्यात कलाकार है, हेमा मालिनी जी प्रख्यात कलाकार है। माताओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन डुकरिया को बूढ़े हो गए। अब बताओ, ये चुनाव के मुद्दे क्या कांग्रेस के? सीएम शिवराज ने अरुण यादव ही नहीं, एक्टर डायरेक्टर वाले बयान को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी पलटवार किया। एक तो है एक्टर, कौन? शिवराज जी, और दूसरे हैं डायरेक्टर। तो ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी आप पहचान लीजिए। बड़ी अच्छी डायरेक्शन कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने 19 के चुनाव में, ये तो 2014 में कहा था 15 लाख, 2019 के चुनाव में नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, 15 लाख की बात करी नहीं करी, राष्ट्रवाद की बात करी, पाकिस्तान की बात करी। चुनाव इसलिए नहीं होता कि डायरेक्टर और एक्टर की बात करो, चुनाव विकास के लिए होता है। बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन दादा का पैसा नहीं आया। कमलनाथ, तुमने तो मेरी बहनों के लड़ुआ के 16,000 भी छीन लिए रे। मामा एक्टर लड्डू खिलाता है और तुम लड्डू छीनने वाले बन गए। सीएम शिवराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कमलनाथ के नारियल फोड़ने के आरोप पर भी पलटवार किया। मैंने भी शिवराज सिंह से पूछता हूं कि आपने 15 साल में हमारे पृथ्वीपुर क्षेत्र को क्या दिया? आज कहिए, अस्पताल दूंगा, पीएचसी दूंगा, जो मांगो ले लेंगे। वो तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जब मौका मिला फोड़ लेंगे। कहते हैं मामा नारियल जेब में लेके घूमता है। अब मामा तो नारियल फोड़ता है विकास के काम के लिए, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी मामा, क्या करे। हम तो नारियल फोड़ेंगे भैया, क्योंकि विकास के काम के लिए। उपचुनाव में बीजेपी चुन चुन कर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से की जा रही महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर। बीजेपी ये भी कह रही है कि एक तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देकर राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करती है। 40% टिकट महिलाओं को देगी, मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी का नारा देती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ही महिलाओं का अपमान करने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के नेता टंचमाल और आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब बीजेपी के तर्क अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनाव में ऐसी बयानबाजी का असर होगा और इन पर जनता वोट करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। चलिए बढ़ते हैं खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव की तरफ, जहां सभी दलों ने अल्पसंख्यक वोटर्स को साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उसे फायदा मिलेगा, तो कांग्रेस का दावा है कि अल्पसंख्यक वोटर उसके साथ हैं, जबकि वोटर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। 19,56,000 वोटर वाले इस संसदीय क्षेत्र में लगभग 2,75,000 वोटर अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में इन वोटरों पर सभी दलों की निगाह है। बीजेपी का दावा है कि पीएम आवास योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना से अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचा है और बीजेपी इन्हीं योजनाओं के बूते अल्पसंख्यक वोटरों से अपने पक्ष में वोट की अपील करेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो इस मुस्लिम समाज को 70 साल में बीपीएल की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। लगभग मुस्लिम समाज का 85% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लेवल पे है और हमारी सरकार की जितनी योजनाएं बनी हैं वो सारे बीपीएल परिवार के लिए ज़्यादा है, तो इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक लोग ही ले रहे हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस का अपना दावा है। कांग्रेस बीजेपी के दावे को सिरे से खारिज कर रही है। उसका कहना है कि अल्पसंख्यक वोट में नाराजगी है और लोकसभा उपचुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग का वोटर कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेगा। अल्पसंख्यक तो अल्पमत में है भारत में हमारे, इसलिए उनका अल्पसंख्यकों का, हरिजन, एसटी का सबका ध्यान कांग्रेस पार्टी रखती है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पार्टी है, इसमें कोई बहुत भेदभाव रखते नहीं हम। और जो बीजेपी कह रही है कि हमने उनके लिए कुछ किया, तो बीजेपी ने आज तक अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया है। अभी ये भ्रम फैला के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन बुरहानपुर में अल्पसंख्यक वर्ग की सियासत के जानकार ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचा है। ऐसे में कुछ वोट बीजेपी को जा सकता है, लेकिन ज्यादातर वोट धर्मनिरपेक्ष दलों और प्रत्याशियों को जाता है और इस बार भी ऐसा ही होने के आसार हैं। जहाँ तक पुराने अगर हम वोटिंग का अगर इस मामले में केंद्रीय सरकार के मामले में जो एमपी की जो चुनाव होते हैं उसमें हम देखा जाए तो मुस्लिम वोटरों का झुकाव हमेशा सेक्युलर पार्टी की तरफ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बदले हुए हालात में बुरहानपुर ज़िला और ये जो संसदीय क्षेत्र है खंडवा लोकसभा, मुस्लिम वोटरों के विचार में कोई चेंज आया होगा। बहरहाल दावे और वादों से इतर अल्पसंख्यक वोटर क्या सोचता है और उसके मन में क्या है, इसका फैसला वो आने वाली 30 तारीख को मतदान केंद्र पर करेगा, जिसका पता आगामी 2 नवंबर को सभी सियासी दलों को चल जाएगा। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।